जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूनिट 2 की ये पार्ट 37 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इसके बारे में अभी थ्योरी पढ़ी है, अभी जस्ट पहली वीडियो बनाई है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक एरिया टेम्परेचर वर्सेस इंसोलेशन। हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द ओपन सर्किट वोल्टेज। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओपन सर्किट वोल्टेज कम हो जाएगी। एंड शॉर्ट सर्किट करंट, जब ओपन सर्किट वोल्टेज कम होएगा तो शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ जाएगी ऑफ अ PV मॉड्यूल। अब इसके अलावा और क्या चीज़ है, इंसुलेशन। जैसे टेम्परेचर तो हो गया हीट, इंसुलेशन हो गया बेसिकली जो सोलर रेडिएशन आ रहा है ना, इनकमिंग। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होगा, जो पृथ्वी के पर आ रहा है, ठीक है। इंसुलेशन तो उसको डिनोट कर रहा है, और टेम्परेचर हीट से हो गया। तो टेम्परेचर जो है वो इंसुलेशन का इफ़ेक्ट है। मतलब कि टेम्परेचर उत्पन्न तब होगा या टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब इंसुलेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा सोलर रेडिएशन जो है इनकमिंग होता रहेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स आते हैं जो इस पे मतलब जो इस चीज़ को प्रभावित करते हैं, जैसे कि बादल वगैरह हो गए, लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी का जो एल्टीट्यूड वगैरह जो है, एंगल फैंगल, ये सब चीज़ें भी इस चीज़ को प्रभावित करती हैं, ठीक। अब देखो, जो इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन वो तो रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी इनपुट को, ठीक है। और जो टेम्परेचर होगा वो क्या है, इस एनर्जी इनपुट से जो रिजल्ट मिलेगा वो टेम्परेचर के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा चलिए आगे देखें, फिल फैक्टर। फिल फैक्टर का पता ही है, ये IV कर्व जो होता है या VI कर्व, इसकी स्क्वायरनेस को मेजर करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिल फैक्टर कम हो जाएगा, फिल फैक्टर कम होएगा तो स्क्वायरनेस की जगह जो ग्राफ होगा वो फ्लैटर्न दिखने लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है Pmax/VOC.ISC। कन्वर्टर सिलेक्शन की बात करेंगे तो बक बूस्ट कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल करे जाए करें। नॉर्मल स्टैंडर्ड कन्वर्टर भी हुए करें, तो बक बूस्ट कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर जो है प्रीफर करे जाते हैं स्टैंडर्ड बक कन्वर्टर की तुलना में, और कनेक्टिंग अ PV अरे तो ग्रिड इन्वर्टर। अच्छा, क्यों करे जाते हैं ये? उसका कारण ये है कि ये जो बक बूस्ट कन्वर्टर होते हैं ना, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक होती है तुलनात्मक रूप से स्टैंडर्ड बक कन्वर्टर की, ठीक है। मतलब तो ये क्या है कि ये जो है लो वोल्टेज जो होती है, लो PV वोल्टेज, उसको एलिवेट कर सकें। ये काय के लिए एलिवेट करेंगे? जो हमारे इन्वर्टर होते हैं, जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होंगे, उन्हें हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन्वर्टर का काम होता है DC को AC में कन्वर्ट करना, ठीक। तो जो बक बूस्ट कन्वर्टर हैं वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे इन्वर्टर को, एक तरह से बूस्ट कर देंगे वोल्टेज को। इन्वर्टर फिर उसे AC में कन्वर्ट कर देगा। मान लो 400 से 500 वोल्ट के आसपास इन्वर्टर को दी, इसने वैसे 215 से 220-30 वोल्ट और 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अब बक बूस्ट कन्वर्टर जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना इन दोनों की तुलना में, वो बक बूस्ट की साइड में जोड़ दो, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करा जा रहा तो अच्छा होगा कुछ, इसीलिए। जैसे MPPT होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, ठीक है, तो वो सुपीरियर होता है इसका बक बूस्ट कन्वर्टर का, ठीक। इसके अलावा ये इनपुट करंट जो होगी वो कॉन्टीन्यूस प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब इनपुट करंट कॉन्टीन्यूस आएगी तो उससे पैनल की एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन वो दोनों ही बढ़ जाएगा, ठीक। इसमें क्या क्या बताया बक बूस्ट कन्वर्टर में? एक तो वोल्टेज की स्टेप अप की कैपेबिलिटी है, एक इनपुट करंट की जो कंटिन्यूटी है, उसके अलावा ऑप्टिमल MPPT जो पॉइंट है वो इसका ठीक ठाक है, इम्प्रूव एफिशिएंसी होती है अंडर शेडिंग। जब शेडिंग वेडिंग आ जाए तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव्ड देता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, MPPT कंडीशन। अच्छा, इसमें देखो जो बक बूस्ट कन्वर्टर है जब वोल्टेज को स्टेप अप कर पा रहा है तो क्या हमें सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी? ज़्यादा, मतलब पड़ेगी तो सही, लेकिन यदि हम बक कन्वर्टर के साथ तुलना करें तो इसमें कम सीरीज मॉड्यूल इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी।
कम सीरीज मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। अगला है MPPT कंडीशन, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन है भाई मैथमेटिकली? ये है DI/dV इज इक्वल टू माइनस का I/V। मतलब कि जो नॉर्मल करंट और वोल्टेज का जो रेशो होगा वो इन दोनों में चेंज करने के बाद में भी वो रेशो जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो यही वो कह रहा है। इसके अलावा जो पावर है, पावर में चेंज वोल्टेज के रेस्पेक्ट में वो जीरो होना चाहिए भाई। जब दोनों का वोल्टेज और करंट का रेशो ही बराबर है तो वो पॉइंट जिस पर पावर चेंज इन पावर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज वो जीरो हो जाए तो वो MPPT कंडीशन हो जाती है। P&O लिमिटेशंस की बात करेंगे तो परटर्ब एंड ऑब्जर्व जो है एल्गोरिथम परफॉर्म अंडर रैपिडली चार्जिंग वेदर कंडीशंस एंड व्हाट इज द स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन प्रॉब्लम। अब यू क्या चीज़ है भाई? यू है कि अरे किसका फ़ोन आ गया? हेलो, हाँ भाई तो कुछ ना यार, थोड़ा क्लास ले लिया था। हाँ जी, तो यार फ़ोन आ गया था एक। चलिए, तो कहाँ थे हम? P&O लिमिटेशन, परटर्ब एंड ऑब्जर्व एल्गोरिथम परफॉर्म अंडर रैपिडली चेंजिंग वेदर कंडीशन एंड व्हाट इज़ द स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन प्रॉब्लम। देखो होता क्या है, P&O एक एल्गोरिथम है जो MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग को फाइंड आउट करने के लिए, या MPPT के लिए वो एक एल्गोरिथम है, इसका इस्तेमाल करके MPPT हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, तो जब हम MPPT के लिए P&O एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो उसमें दो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ जाती हैं। क्या आती हैं P&O में? एक तो यू है स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन, ठीक है, एक तो दिक्कत यू है, एक यू है रैपिडली चेंजिंग वेदर कंडीशन, यू भी एक समस्या घनी कैडी। तो इसका क्या मतलब है जी? स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन का ये मतलब है, मान लो जो ये एल्गोरिथम है P&O एल्गोरिथम, ये MPPT मिलने के लिए कोई प्रक्रिया कर रहा है, कुछ बदलाव कर रहा है अपने पैरामीटर के अंदर, वोल्टेज और करंट को जो है इस प्रकार से सेट करने की कोशिश कर रहा है। अरे फिर से एक फ़ोन आ गया था यार, तो सॉरी। तो कहाँ थे हम कि MPPT के लिए जो वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है वो जो चेंज हो रही है, ठीक है। अब मान लो हमें किसी वैल्यू पर MPPT मिल भी गया तो इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन का मतलब बदलाव होना है, ठीक है। ऑसिलेशन का मतलब ऑसिलेट करना, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, वो घूम रही है, वाइब्रेशन करना, ठीक है, तो ऑसिलेशन करना। अब हमें MPPT मिल गया, उसके बाद में भी उसके अंदर कॉन्टीन्यूस ऑसिलेशन होता रहेगा वोल्टेज करंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, वोल्टेज करंट की वैल्यू को मतलब सेट करने के लिए MPPT मिलने के बाद में भी। तो क्या होगा, उससे जो हमें MPPT मिला है जिस वैल्यू पर, मान लो अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा चढ़ रहा है और हमें इस पॉइंट पर MPPT मिल गया, लेकिन ये जो चढ़ना है ना, ये जो बदलाव है, ये बदलाव हो रहा है ना, यहाँ इस पर वोल्टेज, अगर हम यहाँ वोल्टेज माने या करंट माने तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू, यहाँ पर कुछ और वैल्यू, यहाँ पर कुछ और वैल्यू VI की, यहाँ पर कुछ और, तो इस पॉइंट पे हमें MPPT मिल जावे तो इसके बाद में भी ये जो बदलाव है ये कंटिन्यू है, कोई ऐसा चढ़ रहा है, कभी नीचे को आ रहा है, कभी ऐसा। तो ये स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन है, मतलब वोल्टेज और करंट की वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी कंटिन्यूसली MPPT मिलने के बाद में भी। एक तो यू दिक्कत है इसके अंदर। दूसरी क्या है, रैपिडली चेंजिंग वेदर कंडीशन, मतलब कि जो वेदर है, जो मौसम है वो भी बदल रहा है रैपिडली, ठीक है। अब वेदर बदल तो रहा है लेकिन यू जो P&O है, जो परफॉर्मेंस चल रही है हमारी, उसे कंफ्यूज कर दे रहा है। कंफ्यूज करने के बाद में अब यू जो P&O है, यू कंफ्यूज हो गया, क्या सोच रहा है कि भैया यू मौसम की वजह से ना, यू जो MPPT को ढूंढने के लिए जो यू बदलाव चल रहा है यू खुद ही कर रहा है, MPPT अभी तक मिला ना है। तो ये भी कुछ इसी की तरह है कि MPPT मिल गया, एकदम से मौसम अगर बदल जा रहा है वेदर, तो उससे क्या होगा, जो हमारा इरेडियंस जो पड़ रहा होगा सोलर पैनल के ऊपर वो भी बदल जाएगा, तो उसके बदलने से यू P&O कन्फ्यूज हो जा रहा है। तो यू है P&O लिमिटेशन, ठीक है, रैपिडली चेंजिंग वेदर और स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन, ठीक। इससे अगला देखो भैया,
पार्शियल शेडिंग, इसको पता ही है आपको, शेडिंग का मतलब है पैनल लगा हुआ है, उस पर कोई छाँव आ जाए कुछ हिस्से पे, ठीक है, जिससे हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाए या हीट हो जाए, वो जल जाए। ड्यूटी साइकिल कैलकुलेशन, तो ड्यूटी साइकिल कैलकुलेशन क्या है, इससे पहले हम इसको मिटाएं, नहीं बता दूंगा ना ड्यूटी साइकिल का फार्मूला सब चीज़। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, वैसे नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है D = T ऑन अपॉन टोटल टाइम। तो T ऑन मतलब कि ऑन होने में हुआ समय, अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ, टोटल टाइम, ऑन प्लस ऑफ दोनों में हुआ समय, ठीक है। ये आ गया। बक कन्वर्टर के लिए देखेंगे, बक कन्वर्टर जो होता है उसके लिए ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है V आउटपुट अपॉन V इनपुट। ये बक कन्वर्टर के लिए है ना। और अगर बूस्ट कन्वर्टर के लिए देखेंगे, बूस्ट कन्वर्टर, तो बूस्ट कन्वर्टर के लिए ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है 1 - V इनपुट अपॉन V आउटपुट। देखो बक कन्वर्टर के लिए तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज हो गया, बूस्ट कन्वर्टर के लिए हो गया 1 - V इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और जब दोनों को मिला दें मैं बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए, तो ये हो जाएगा V आउटपुट अपॉन V आउटपुट प्लस V इनपुट, मतलब कि V आउटपुट अपॉन टोटल वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज प्लस इनपुट वोल्टेज, ये तीन हो गए। तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला वैसे क्या होता है भाई, T ऑन अपॉन T, T का मतलब टोटल टाइम, T ऑन प्लस T ऑफ। बक कन्वर्टर के लिए V आउटपुट अपॉन V इनपुट, बूस्ट कन्वर्टर के लिए क्या हो गया 1 - इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, और बक बूस्ट अगर दोनों का मिक्स की बात करेंगे तो V आउटपुट अपॉन V आउटपुट प्लस V इनपुट। ये हो जाता है हमारा जो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर किसके लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है MP मैक्सिमम, मतलब कहाँ गया, ये रहा MPP के रेस्पेक्ट में और DC के रेस्पेक्ट में। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ड्यूटी साइकिल का 1 - VMP अपॉन VDC, ये फॉर्मूला बनता है हमारा इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, तो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं DC लिंक स्टेबलाइजिंग सीजिंग, DC लिंक सीजिंग। व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द, पहले यार इसे मिटा लो, आगे कह रहा है DC लिंक साइजिंग में है कि भाई व्हाट फैक्टर डिटरमाइंस द साइजिंग ऑफ DC लिंक कैपेसिटर प्लेस्ड बिटवीन द DC कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं भाई, देखो कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर उसका प्राइमरी काम ही हुआ है कि रिपल्स को हटा दे, ठीक है। जो इम्प्योरिटी टाइप की आ रही हैं रिपल, उन्हें हटा देने का काम होता है। अब इसके अंदर जो फैक्टर आते हैं, कुछ फैक्टर हैं जैसे कि वोल्टेज रिपल जो आ रही है, तो वोल्टेज रिपल रिक्वायरमेंट। दूसरा आएगा इन्वर्टर पावर पल्सेशन, इन्वर्टर पावर पल्सेशन मतलब कि इन्वर्टर की जो पावर है उसमें पल्सेटिंग आना, ठीक है। तीसरा आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, RMS रिपल जो आती है, RMS रिपल करंट रेटिंग। चौथा फैक्टर है होल्ड अप टाइम, होल्ड अप टाइम, इसका क्या मतलब है, ये वैसे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स मतलब जो कैपेसिटर होता है ना, होल्ड HOLD, जो कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो अपन जो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस टाइप की होती है, मतलब होल्ड अप टाइम जो है, तो टेम्परेरी एनर्जी रिजर्वॉयर की तरह काम करेगा ड्यूरिंग सडन चेंज। मतलब कि जो कैपेसिटर होता है वो dV/dt वोल्टेज में चेंज का विरोध करता है, ठीक है। अब जैसे यू रिजर्व कर ली इसने अपने पास कुछ एनर्जी इसने रिजर्व कर ली, तो जैसे ही वोल्टेज में सडन अचानक से कोई चेंज आएगा तो ये उस चीज़ का विरोध करेगा और उसमें एक टाइम डिले लगा देगा, ठीक है, उसे होल्ड करेगा कुछ देर तक उसी वैल्यू पर, ठीक। इसके अलावा जो फैक्टर है जो प्रभाव डालता है वो है वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। उसके अलावा एक है एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन,
एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि डीसी लिंक साइजिंग को प्रभावित करते हैं। अगला देखो भाई, यार इसमें क्वेश्चन है सभी में, टॉपिक दे रखा है कि भाई यू टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर यू क्वेश्चन है, आंसर दे ना रखा सभी में। जैसे इसमें आंसर दे दिया, न्यूमेरिकल टाइप का होएगा कुछ फिक्स वैल्यू, बाकी इसमें चलो ये क्वेश्चन ना मैं पहले इनके सबके आंसर इसके आगे लिख दूं, क्योंकि ऐसा तो बहुत टाइम ले रही है भाई। अभी तक देखियो कितनी देर हो गई, एक वीडियो ये से पहले और अभी तक हम यहीं पड़े हुए हैं। बीच में एक दो फ़ोन अटेंड कर लिया, मतलब मुझे तो आधा घंटा हो गया बैठे बैठे और अब तक एक पेज भी ना हुआ। तो इस चीज़ में ये टाइम कंज्यूम कर रहा है। इसके मैं पहले आंसर लिख दूंगा, सारे आंसर यहीं आसपास इनके, उसके बाद में इसके मतलब इन क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो अभी इसे थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। तो आगे भाई 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसके अलावा ये है क्वेश्चन कंसेप्ट, शॉर्ट सर्किट रेशो हो गया, एंटी आइसलैंडिंग द ब्लाइंड स्पॉट, क्वेश्चन कंसेप्ट, ठीक है। ये आ गए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये मैं अगली वीडियो में पहले इसे अभी स्टॉप करके इसके बाद में 5 मिनट बाद ही मैं दूसरी वीडियो बना के और उसमें बता दूँ। ये क्वेश्चन आंसर करने का तो ये तो बहुत टाइम ले जाएंगे भाई। ये 100 क्वेश्चन आज का पूरा दिन ख़त्म कर देंगे मेरा, और फिर भी होंगे ना होंगे, क्योंकि मुझे तो हर किसी का आंसर ऐसा बताने लगूंगा मैं, तो बहुत टाइम ले जाएगा। और टाइम तो है ना भाई, अभी तो देखिए 432वें पेज पर है और 547 पेज है, तो हम यहाँ से कराएंगे, ठीक है। अगली वीडियो हमारी यहाँ से है, ठीक। तो अगली वीडियो में करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।